हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की। यदि आप बीएड फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएड पार्ट में आपके दो पेपर होते हैं फ्रेंड्स। एक पेपर होता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का, जिसका मतलब होता है मानव विकास, और सेकंड पेपर आपका होता है स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, भारत में स्कूल शैक्षिक ऐतिहासिक विचार। तो फ्रेंड, इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक रहेगा वैदिक शिक्षा। तो वैदिक शिक्षा क्या होती है, वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप बीएड फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हैं या डीएलएड कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे फ्रेंड्स, तो आपके ये जो कोर्स में ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बीएड फर्स्ट सेम में आपका ये जो पेपर रहेगा CC2 का पेपर है, और इस पेपर का नाम है एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम एंड इशू। इस पेपर में भी ये यूनिट सेकंड का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करूं। और वीडियो पसंद आने पर आप लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड। और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंडों तक भी यह वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा होती क्या है। तो हमारे जो टॉपिक में हमको पढ़ना होगा, वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ पढ़ेंगे हम, फिर देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की क्या परिभाषा है, वैदिक कालीन शिक्षा में वेद कितने प्रकार के होते हैं, और फिर देखेंगे हम कि वैदिक कालीन शिक्षण विधियां। तो फ्रेंड्स, इतने टॉपिक हमको इसमें कवर करने हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, इसकी मीनिंग जानते हैं। तो वैदिक कालीन शिक्षा जो है वो समय, जो इसका समय काल होता है वो है 2500 से 500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। जो वैदिक कालीन शिक्षा जब से चालू हुई है तो ये 2500 से 500 ईसा पूर्व के मध्य मानी गई है। वैदिक काल में शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य जो सब्जेक्ट है वो है वेद। तो वेद से लिया गया है, जिसमें वेद शब्द की उत्पत्ति किस धातु हुई है, विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। यानी कि वैदिक काल में जो वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका मीनिंग होता है कि ज्ञान प्राप्त कराना। वैदिक शिक्षा को हम वैदकालीन शिक्षा या प्राचीन भारतीय शिक्षा के नाम से भी इसे हम जान सकते हैं। तो इसके अलग अलग उपनाम हैं, आप इनको देख सकते हैं फ्रेंड्स कि वैदिक कालीन शिक्षा को हम क्या क्या कह सकते हैं। वेदकालीन शिक्षा कहते हैं, और प्राचीन भारतीय शिक्षा भी इसे कहा जाता है। वैदिक कालीन शिक्षा जो होती है, जिसमें भारतीय शिक्षा का आरंभ आज से लगभग 4000 से 5000 वर्ष पूर्व था, परंतु इसका व्यवस्थित अध्ययन वैदिक काल से ही आरंभ हुआ। जो भारतीय शिक्षा ने जो इसका प्रारंभ किया था वो कब किया था, 4000 से 5000 वर्ष पूर्व इनका प्रारंभ हुआ था। लेकिन जब से वैदिक काल आया है तभी से इस शिक्षा का आरंभ हुआ है। इतिहासकारों ने वैदिक काल का जो समय माना है वो माना है 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इन्होंने माना है। तो वैदिक काल का जो समय टाइम होता है वो कब से चालू किया गया है, 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इन्होंने माना है। वैदिक कालीन शिक्षा में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ है उसे हम कहते हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, अधिकतर पहले कब किसे माना जाता था, ब्राह्मणों पर ही अधिकार था। जो ब्राह्मण जो थे वो शिक्षा देते थे अपने शिष्य को। अतः कुछ विद्वान वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणी शिक्षा या कुछ हिंदू शिक्षा की संज्ञा भी कहते हैं। तो इसे हम ब्राह्मणी शिक्षा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये गुरुओं के द्वारा दी जाती थी, ब्राह्मणों के द्वारा, और इसे हिंदू शिक्षा की भी संज्ञा दी जाती है, यानी कि हिंदू शिक्षा संज्ञा भी माना जाता है। वैदिक कालीन यानी कि वैदिक साहित्य में एजुकेशन का जो मीनिंग लिया गया है वो किससे लिया गया है, विद्या से, ज्ञान से, बोध से और विनय से होता है। जो वैदिक कालीन साहित्य में जो शिक्षा है उसमें विद्या के बारे में बताया गया है, ज्ञान के बारे में, बोध और विनय से बताया है इन्होंने। अर्थात वेदों के अनुसार जो कहा जाता है, तो वेदों के अनुसार जो शिक्षा है, शिक्षा का अर्थ ही होता है कि ज्ञान प्राप्त करना या विद्या प्राप्त करना। इसे ही हम कहते हैं वैदिक साहित्य शिक्षा कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि प्राचीन भारतीयों ने जो शिक्षा शब्दों को दो अर्थों में इन्होंने प्रयोग किया है। पहला अर्थ होता है सीमित संदर्भ होता है, और दूसरा होता है व्यापक संदर्भ में। सीमित मतलब होता है कि सीमित या संकुचित, जिसमें एजुकेशन का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व
शिष्य के रूप में अपने गुरु से प्राप्त करता है। गृहस्थ आश्रम में मतलब एडमिशन लेने से पहले या प्रवेश लेने से पहले जो अपने शिष्यों से जो भी अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है उसे हम कहते हैं सीमित संदर्भ में। व्यापक संदर्भ वह होता है जिसमें उन व्यक्तियों से लिया जाता है जिसमें क्या किया जाता है कि व्यक्ति को सभ्य बनाना, उन्नत बनाना, जिससे जो हमारा एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। तो ये किसके अनुसार थी? प्राचीन भारतीयों ने शिक्षा को दो अर्थों में इन्होंने बताया। अब हम देखेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा है उसकी क्या क्या परिभाषा है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग डेफिनेशंस बताई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्टर F.W. थॉमस जी के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। तो इन्होंने बताया है कि भारत में शिक्षा कोई नई बात नहीं है। संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर ज्ञान के प्रेम की परंपरा भारत से अधिक प्राचीन एवं शक्तिशाली है। तो भारत ही ऐसा देश है जहां पे सबसे पहले बच्चों को शिक्षा सिखाया जाता है। तो ये किसकी डेफिनेशन है? डॉक्टर F.W. थॉमस जी के अनुसार। सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो सेकंड डेफिनेशन किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है? R.K. मुखर्जी ने बताया है। इन्होंने कहा है कि प्राचीनतम वैदिक काल के जन्म से ही भारतीय साहित्य पूर्ण रूप धर्म से प्रभावित दिखता है। यानी कि प्राचीन काल से ही वैदिक काल में क्या हो रहा था कि सबसे पहले जब बच्चों का जन्म होता है तो उनको भारतीय साहित्य के बारे में बताया जाता है और धर्म से रिलेटेड उनको ज्ञान दिया जाता है। तो ये डेफिनेशन हो गई R.K. मुखर्जी के अनुसार। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि वेद। तो वैदिक काल में जो वेद है उसमें हमने देखा था कि विद धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि वेद कितने होते हैं। तो वेद जो होते हैं वो 4 होते हैं। सबसे पहले वेद होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम इनके उपवेद के नाम जानेंगे। तो वैदिक काल में 4 वेद हैं, वेद और इसके उपवेद। सबसे पहला जो वेद होता है ऋग्वेद, इसका उपवेद है आयुर्वेद होता है। सेकंड है सामवेद, तो सामवेद का उपवेद है गंधवेद। थर्ड है यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुवेद। और फोर्थ है आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं कि ऋग्वेद क्या है। जो ऋग्वेद है तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं और इसमें 10,462 रचनाएं होती हैं। ऋग्वेद तीसरे मंडल में जो आता है वो आता है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र आप सभी को पता होगा कि गायत्री मंत्र कौन सा है। तो ये किसमें आता है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो मंत्र आता है उसे हम कहते हैं गायत्री मंत्र। ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय होता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रार्थनाएं होती हैं, इनका कलेक्शन किया जाता है। ऋग्वेद काल के जो प्रमुख देवता हैं, तो ऋग्वेद के जो देवता हैं वो है इंद्र है, अग्नि है और सोम है। तो ये तो हो गया ऋग्वेद। अब हम देखेंगे फ्रेंड सेकंड जो वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकल्प किया जाता है, इनका समावेश होता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन होता है। नेक्स्ट वेद है आपका सामवेद। सामवेद यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान से, यानी कि गाना। तो इसमें संगीत से रिलेटिव किया गया है। इसमें भारतीय संगीत के से जनक कहे जाते हैं सामवेद को, और इसमें संगीत में स्तोत्र का भी वर्णन होता है। अब लास्ट जो वेद है वो है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद अर्थात ऋषि के द्वारा रचित होता है, ये ऋषियों के द्वारा लिखा जाता है ये वेद। और इसमें कुल 731 मंत्र होते हैं और लगभग 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद का संबंध जो है चिकित्सा, तंत्र, मंत्र और वशीकरण से होता है। तो अथर्ववेद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका जो संबंध होता है वो होता है चिकित्सा के, तंत्र, मंत्र और वशीकरण से होता है। अब हम देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षण विधियां। तो वैदिक काल में कौन कौन सी शिक्षण विधियों के माध्यम से जो गुरु रहते थे अपने शिष्यों को पढ़ाते थे? पहला है मौखिक विधि, सेकंड है विवेचन विधि, थर्ड है प्रवचन विधि, फोर्थ है चिंतन मनन ध्यान धारणा विधि, और फिफ्थ है व्यवहारिक विधि, सिक्स्थ है शास्त्राध्ययन विधि और सेवंथ है स्वाध्याय विधि। तो इन विधियों के माध्यम से जो गुरु रहते थे वो अपने शिष्यों को पढ़ाते थे।
अब हम इसको एक एक करके देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम देखेंगे मौखिक विधि। मौखिक विधि नाम से ही समझ में आ रहा है कि बच्चों को ओरली रूप से समझाया जाता था। तो इस विधि में जो छात्र रहते थे वो वेद की रचनाओं को मौखिक रूप से स्मरण करते थे और उन्हें क्रमिक रूप में उच्चारण करके पढ़ाते थे, जिससे वो उस चीज को धारण करते थे। तो वैदिक काल में क्या होता था, जो गुरु रहते थे वो अपने शिष्यों को मौखिक रूप से शिक्षा देते थे, मौखिक रूप से ज्ञान देते थे, और जो शिष्य रहते हैं वो उन्हें क्रमिक से यानी कि सीक्वेंस से उसका उच्चारण करके पढ़ते थे और उसे धारण करते थे, इसलिए इसे हम कहते हैं मौखिक विधि। सेकंड है विवेचन विधि। विवेचन यानी होता है किसी भी चीज को विश्लेषण यानी कि डिस्क्राइब करके बताना। इस विधि में गुरु शिष्यों को कुछ ज्ञान, कौशल, निर्देशन और प्रवचन छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते थे और ज्ञान संबंधी प्रश्नोत्तर विधि से संश्लेषण तथा विश्लेषण करते थे। इसका मतलब होगा कि जो गुरु है वो अपने शिष्यों को ज्ञान, कौशल, निर्देशन देते थे और फिर उसके बाद वो क्या करते थे कि बच्चों से प्रश्नोत्तर विधि करते थे, यानी कि क्वेश्चन पूछते थे, जिससे उनको समझ में आता था कि उनका संश्लेषण कितना हुआ है, कितना उन्होंने एक्सप्लेन किया है, कितना विश्लेषण हुआ है। इसलिए इसे हम कहते हैं विवेचन विधि कहते हैं। नेक्स्ट विधि है थर्ड प्रवचन या व्याख्या विधि। व्याख्या यानी होता है लेक्चर देना। तो पहले वैदिक काल में होता था कि जो गुरु रहते थे वो अपने शिष्यों को सबसे ज्यादा लेक्चर के माध्यम से एक्सप्लेन करते थे। तो इस विधि में शिक्षक छात्रों को कुछ बतलाते थे यानी कि कुछ शिक्षा देते थे, जिससे जो शिष्य हैं वो उसे ध्यान पूर्वक सुनते थे और उनका चिंतन मनन करके स्मरण करते थे। वो इस चीज को जो भी गुरु ने उनको शिक्षा दी है वो उसे बहुत ध्यान से उसको सुनते थे और बाद में उसका रिपीट करते थे, बार बार उसका चिंतन मनन करके उनका स्मरण करते थे, इसलिए इसे हम कहते हैं व्याख्या विधि। नेक्स्ट विधि है फोर्थ चिंतन मनन ध्यान धारणा विधि। तो इस विधि में इसमें ब्रह्म तथा आत्मा पर ध्यान केंद्रित कराया जाता था, इसलिए इसे हम केंद्रीकरण विधि कहते हैं। इसमें गुरु जो रहते हैं अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा देते थे जिससे बच्चे क्या करें, ध्यान केंद्रित करें, जिससे हम क्या कहेंगे केंद्रीकरण, यानी कि किसी भी चीज पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ध्यान केंद्रित करना, उसे हम कहते हैं केंद्रीकरण विधि कहते हैं। इसमें आत्मचिंतन, आत्मानुभूति, ध्यान धारणा इसके जो मुख्य साधन होते थे, इसलिए इसे हम कहते हैं चिंतन मनन ध्यान धारणा विधि कहते हैं। नेक्स्ट विधि है फिफ्थ व्यवहारिक विधि। तो व्यवहारिक विधि के अंतर्गत दैनिक कर्तव्यों के प्रति जानकारी दी जाती थी। इसमें यज्ञ, संध्या, उपासना तथा अन्य आवश्यक सामग्री को लाने का आदेश दिया जाता था। इसमें कला, कौशल, उद्योग, व्यवसाय की शिक्षा भी दी जाती थी। इसमें दैनिक जो उनकी रूटीन थी कि उनको क्या काम करना है, गुरु उनको डेली बताते थे कि यज्ञ करना है, संध्या को कैसे स्नान करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उपासना कराते थे। तो ये सारी चीजों जो सामग्रियां होती थी उनको लाने का आदेश दिया जाता था। साथ ही साथ उनको कला के बारे में बताया जाता था, उद्योग के बारे में और व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी। तो इसे हम कहते हैं व्यवहारिक विधि। नेक्स्ट विधि है शास्त्र विधि। शास्त्र विधि यानी कि उनको पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रों का भी ज्ञान कराया जाता था। इसका उपयोग वेदों के प्रचार के लिए किया जाता था तथा दूसरे उपयोग उपलब्धि प्राप्त करते समय किया जाता था। इसमें प्रश्न के उत्तर छात्र के ज्ञान के द्वारा आकलन किया जाता था, यानी कि इसमें शास्त्र के बारे में भी बच्चों को ज्ञान दिया जाता था। देन नेक्स्ट विधि है स्वाध्याय विधि। तो स्वाध्याय विधि के अंतर्गत छात्र कुछ सीखने के लिए स्वाध्याय तथा आत्मसात करते थे। छात्र जितना अधिक स्वाध्याय करते थे उतना अधिक उनको ज्ञान प्राप्त होता था। वेदों में स्वाध्याय तथा आत्मचिंतन ही वह वेदों का अध्ययन कर सकते थे। इसका मतलब होता था कि पहले जो वैदिक काल में जो बच्चों को जो शिक्षाएं दी जाती थी गुरु के थ्रू, तो बच्चे उसको सेल्फ से स्टडी करते थे, स्वयं से पढ़ने की उसे कोशिश करते थे। यदि उन्होंने सेल्फ से पढ़ने की कोशिश की है तो उनको उतना ही ज्यादा नॉलेज प्राप्त होता था। इसलिए इस विधि को शिक्षण की एक सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। टीचर ने तो बच्चों को शिक्षा दी ही है, लेकिन बच्चा यदि खुद से सेल्फ से स्टडी कर रहा है तो उसका नॉलेज भी उससे अधिक होता है। तो फ्रेंड्स, हमने वैदिक कालीन शिक्षण विधियां पूरी कंप्लीट कर ली है और हमने मीनिंग, डेफिनेशंस, इसके क्या क्या
विधियां होती हैं और वेदों में इसके कितने प्रकार होते हैं, ये सारा आज हमने इस वीडियो पे कवर कर लिया है। और अब हम पार्ट 2 में देखेंगे फ्रेंड्स कि वैदिक कालीन शिक्षण की विशेषता देखेंगे और इसके उद्देश्य देखेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और फ्रेंड आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके नॉलेज में होंगे। यदि बीएड कर रहे हो, बीए बीएड, आप उन तक भी ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।